हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है देव गंगवार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर। क्लास 12th का पहला चैप्टर क्या है? क्लास 12th का पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर IIT JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तुम नाम से जाओ। नाम यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रो, और यहाँ पर क्या है? स्टैटिक्स। हम जानते हैं इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रो का मतलब हो गया एक प्रकार से तुम्हारा चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? चार्ज हो गया। ठीक है, और स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? स्टैटिक्स का मतलब हो गया रुका हुआ। यानी कि इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे चार्ज की, जो कैसा है? रुका हुआ। इस पूरे चैप्टर में जहाँ पर भी चार्ज रुका हुआ होगा वो किसके अंडर में आएगा? वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें रुका हुआ चार्ज, तो बात आती है चार्ज की। तो चार्ज को देखो, चार्ज कितने प्रकार का है? चार्ज सिर्फ और सिर्फ दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक चार्ज क्या है? एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज है निगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव हो गया और एक क्या हो गया? निगेटिव चार्ज। ठीक है, और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्या कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये हमने कौन सी क्लास? ये हम 10th क्लास में ही पढ़ रखा था क्या, कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और निगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। हम इसमें ये भी बोल सकते हैं, ये बात भी बोल सकते हैं कि सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, ये अब बात करते हैं। इसी में हम लोगों ने जब चार्ज की बात की, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक चार्ज क्या हो गया तुम्हारा? निगेटिव। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को स्टार्टिंग से ही पता होनी चाहिए। क्या? जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। जो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज होता है। इलेक्ट्रॉन हो गया, या फिर क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया, या क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए 100%। इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है पता है? -1e। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? -1e। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? प्लस का 1e। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। देखो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होगा? 0। अब हम लोग जानते हैं कि E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो क्या हो जाएगा? -1.6 × 10⁻⁻19। अरे अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे क्या लिखूँगा? इसे लिखूँगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही तो होगी। अच्छा, इस पर न्यूट्रॉन क्या रहता है? न्यूट्रल, यानी कि इस पर कोई चार्ज ही नहीं रहता है, तो ये रहेगा तुम्हारा न्यूट्रल। अब अगर मैं बात करूं मास की, सर ये तो सब बच्चे जानते हैं, सर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -e। प्रोटॉन पर कितना होता है? +e। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 0। लेकिन मास की बात आती है, मास में हम लोग भूल जाते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, प्रोटॉन पर मास क्या होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन पर मास कितना होता है? 1.67 - 27। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग समान होते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास से कई गुना कम होता है, बहुत गुना कम होता है। देखो यहाँ पर क्या है? -27, यहाँ पर क्या है? -31। तो जहाँ माइनस में जब कम होता है तो वो क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि ये है ज़्यादा एज कंपेयर टू इसके। या तुम ऐसे भी कह सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? ज़्यादा होता है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, ज़्यादा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब देखो इसका चार्ज, अच्छा चार्ज की अगर हम लोग यूनिट की बात करें, बच्चों किसकी बात करें, यूनिट की, तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाती है हमारी, वो भी पता होना चाहिए। यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है कूलाम। क्या यूनिट होती है, कूलाम। ठीक है, कूलाम यूनिट होती है। नहीं, अब कूलाम में ध्यान रखना, कूलाम यूनिट होती है। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलाम। ध्यान रखना, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ठीक, अब देखो अगर मैं चार्ज की बात मेरी चली रही थी, अब मैं तुमसे कहूं कि चार्ज की सबसे छोटी राशि कौन सी है। भाई सबसे छोटी बात आती है चार्ज की, कि चार्ज की सबसे छोटी राशि कौन सी है। तो सबसे छोटी यूनिट चार्ज की कौन सी है, चार्ज की यूनिट सबसे छोटी है इलेक्ट्रॉन, ई। कितना है, ई। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, ई की वैल्यू क्या होती है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। यही तो होती है, कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, अब आ गए हैं तुम्हारे ऐसे क्वार्क आ गए हैं। क्या आ गए हैं, क्वार्क। तो क्वार्क में क्या होता है, क्वार्क जो हैं, जैसे क्वार्क की बात आएगी, ठीक है, क्वार्क +-E/3 या +-2E/3, तो इन पर अभी शोध चल रहा है। ये सब हमारे किस में आता है, ये सब हमारे, ध्यान रखना बच्चों, ये सब हमारे क्वांटम फिजिक्स में आते हैं, क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम जो फिजिक्स है वो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है इस समय। तो आईआईटी, ना तो आईआईटी के है ना ही नीट के है, क्वांटम फिजिक्स है ही नहीं। तो हम लोगों को बस इतना याद रखना है कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट चार्ज की, वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद है, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ छोटी राशि कैसे, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारी इंडियन करेंसी चलती है, इंडियन करेंसी चलती है, तो सबसे छोटी चीज़ क्या है, 1 रुपया। सबसे छोटी चीज़ क्या है, 1 रुपया। ठीक है, तुम किसी शॉपकीपर के पास गए, किसी दुकानदार के पास गए, तुमने उससे कहा कोई चीज़ दे दो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसने अगर 1.5 रुपये की, मान लो 1.5 रुपये है, तो तुम उसे 1.5 रुपये तो दे नहीं सकते, क्योंकि अठन्नी हमारी चलती नहीं है आज के ज़माने में। अरे अठन्नी चलती नहीं है, तो क्या करोगे, या तो 2 करोगे, या तो क्या करोगे, 3 करोगे, या 1 करोगे, या 5 करोगे। सब कुछ रहेगा किस में, डिजिट्स में रहेगा, एक प्रकार से इंटीजर टर्म में रहेगा। ठीक है, 1000, 2000, 5000, ये सब क्या है तुम्हारे, ये सब हम लोगों के क्या है, इंटीजर टर्म्स। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो रहती हैं वो सब इंटीजर टर्म में रहती हैं। ऐसे ही यहाँ पर सबसे छोटा जो तुम्हारी यूनिट है वो क्या है, चार्ज की ई। ई क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अगर मैं कहूँ चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी, कोई आइसोलेटेड बॉडी ले ली, देखो चार्ज तुम्हारा कंजर्व्ड भी होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व कब रहेगा, पहले इस चीज पर फोकस करो, चार्ज तुम्हारा कंजर्व कब रहेगा। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में द चार्ज इज कंजर्व्ड, द चार्ज इज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम। अब सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि जहां पर चार्ज ना तो जा सके और ना आ सके, ना चार्ज बाहर जाएगा और ना ही चार्ज अंदर आएगा, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब सर देखो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, जैसे तुमने वो पढ़ा है कि हम लोग पढ़ते थे हीट, इससे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हमने क्लास 11th में पढ़ा था, उसमें क्या था, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या था, वहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब था कि ना तो हीट जा सकती है बाहर और ना ही अंदर आ सकती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमारी कौन सी होती हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में याद रखना कि जैसे मान लो मेरे पास में, बच्चों मेरे पास में क्या है, एक बॉडी है, और ये बॉडी कैसी है, ये आइसोलेटेड बॉडी है। कैसी बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी है। अब मुझे बताओ, अगर कोई बॉडी मेरे पास है जो कैसी है सर, आइसोलेटेड बॉडी है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर चार्ज ना तो जा सकता है और ना ही इससे चार्ज बाहर आ सकता है। तो अगर मैं कहूँ इसमें मान लो चार्ज ये रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे चार्ज रखे हुए। ठीक है, तो अगर इस बॉडी का टोटल चार्ज देखा जाए तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज बॉडी का होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अरे यही तो टोटल चार्ज हो जाएगा।
तो मैं कहूँगा चार्ज क्या रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा। लेकिन कब कंजर्व रहेगा, जब हमारी बॉडी कैसी हो, आइसोलेटेड बॉडी हो, तभी चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तरफ। ये देखो, अभी तो ये सब हमारा क्या चल रहा है, आज हमारा बेसिक लेक्चर चल रहा है, बहुत इनिशियल बेसिक बातें चल रही हैं जो हमें पता होनी चाहिए थी। बेसिकली हमें पता होनी चाहिए थी, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीख लो। ठीक है, लेकिन हम लोग स्टार्ट से चलते हैं और आखिर तक चलते जाएंगे। स्टार्टिंग से चल रहे हैं, धीरे धीरे आखिर तक चलते जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, बात कर रहे हैं। अब देखो क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन चार्ज होता है सबसे छोटा चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें क्या आता है, Q बराबर NE, वो भी प्लस माइनस। अब सर ये क्या है, जैसे मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले क्या कहा, मैंने कहा तुम शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर से तुमने क्या कहा, कोई सौदा ली, तो कोई सौदा लोगी तो उसके जो रुपए दोगे वो कैसे दोगे, इंटीजर में ही तो दोगे, या ऐसा करोगे कि 7.5 रुपए हुए, लो भैया तुम 7.5 रुपए लो, अठन्नी चला दो, अठन्नी चल जाएगी क्या। ठीक है, या सिक्के को काट दिया तुमने, सिक्के को काट के आधा सिक्के को काटा, उसे आधा दे दिया, लो भाई ये रख लो, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारी इंडिया में जो सबसे छोटा जो रुपया है वो कितना होता है, 1 रुपये। प्रेजेंट टाइम में कितना है, 1 रुपये। ठीक है, तो जो भी तुम अगर वैल्यू दोगे, जो भी तुम रुपए दोगे, कुछ भी दोगे, तो वो किसके टर्म में होना चाहिए, वो बेसिकली इंटीजर टर्म में होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही चार्ज के साथ है। चार्ज भी क्या है, चार्ज में है कि तुम जितना भी चार्ज दोगे वो किससे मल्टीप्लाई करके दोगे, n से। और n क्या है, n तुम्हारे इंटीजर नंबर है। ऐसे चलते जाएंगे। n क्या है, तुम्हारे इंटीजर नंबर। ठीक है, तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है द चार्ज ऑफ एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो वही है, तो Q यहाँ पर n क्या रहेगा, n तुम्हारा हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर नंबर रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लो तुमसे कोई कहे कि मेरे पास जो चार्ज है, वो चार्ज कितना है, वो चार्ज है 1.5 E, तो वो चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, वो चार्ज हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वहां पर E की वैल्यू किस में नहीं है, इंटीजर में नहीं है। ठीक है, तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम लोग इसी की बात करेंगे, Q इजकल टू प्लस माइनस NE। ठीक, अब इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक, इसके क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, जो हम लोगों को बेसिकली पता भी होते हैं ये सब। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की बात आते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ गए, क्वांटाइजेशन चार्ज होता है कि सबसे, सही है, कोई इंटीग्रल वैल्यू, सबसे बेसिक चार्ज, सबसे बेसिक यूनिट E का कोई इंटीग्रल मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, तो Q बराबर क्या है, प्लस माइनस NE। ठीक, अब चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन देयर 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसने कहा 1 कूलम नेगेटिव चार्ज पर, 1 कूलम नेगेटिव चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो क्या पढ़ा कि Q इजकल टू क्या होता है, प्लस माइनस NE। तुमसे क्या पूछा, n क्या होते हैं, n होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये n हमेशा किस में होंगे, इंटीजर में। n किस में होंगे, इंटीजर में। तो अगर मैं n की बात करूं तो क्या लिखूंगा, Q अपॉन E। Q क्या है, इसने क्या कहा, इसने कहा कि कैसा चार्ज, 1 कूलम नेगेटिव चार्ज, तो Q की वैल्यू -1 हो गई। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर, हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब इसे मैंने माइनस से माइनस गया, ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 लगाया। ठीक, अब 2 से काटो। ठीक, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। जब मैं इसे काटूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.625 इंटू 10 की पावर, देखो -19 ऊपर जाके किसका हो गया, +19, यही तो हो गया। तो अगर मैं इसको वैल्यू लिखूं तो ये क्या हो गया, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सर अभी आप क्या कह रहे थे, अभी मैंने क्या बोला, मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में होंगे, इंटीजर टर्म में। किस में होंगे, इंटीजर टर्म में, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2.5 हो,
कि 2.4 हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या, तो सर यहाँ पर आंसर कितना आया भैया 6 पॉइंट। अरे इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, पॉइंट में। इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में आ गई, पॉइंट में। तो इसका मतलब सर ये तो चार्ज हो ही नहीं सकता। अभी तो आप बोले कि अगर कोई भी संख्या पॉइंट में आ गई तो ये चार्ज हो ही नहीं सकता। अब क्या किया जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों समझो, ये क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू ही है। कैसे, देखो यहां पर अगर मैंने लिख दिया 6.25, ठीक है, इनटू क्या लिखा है 10 की पावर 18, 10 की घात 18। तो अगर तुम यहां पर 18 तक इधर जाओगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो कुछ ना कुछ लास्ट में जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये एक प्रकार का इंटीजर नंबर ही तो है। ये क्या है, एक इंटीजर नंबर, ठीक है। हाँ ध्यान रखना कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ये क्या है, एक प्रकार का इंटीजर नंबर है, ठीक। चल, तो मेरे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मैं बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, कोई कर सकता है, कर सकता है तो वीडियो पॉज करके जल्दी से करके दिखाओ। या आंसर देखो, 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में से जल्दी से तुम्हें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट सबसे पहले कर दो, ठीक है। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अब मुझे बताओ, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज पूछा तो सर मैं तो यही जानता हूं चार्ज बराबर Q इजिकल टू एन ही होता है। एन क्या होते हैं, जल्दी बताओ, एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो होते हैं। अब देखो किस पर, अल्फा पार्टिकल क्या होता है पता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वो होता है 2He4। तो अल्फा पार्टिकल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो Q बराबर Ne, एन की जगह 2 और E। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक पर माइनस। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसमें होता है, बेसिकली माइनस में। तो 2 या E की वैल्यू ऐसे रख दो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो 16 दूनी 32 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, ठीक है। यही तो आंसर आया। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताओ। सी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। चलो सही है बच्चों। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा गया है ए बॉडी हैज, देखो ए बॉडी हैज -80 माइक्रोकूलम ऑफ चेंज नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन इट विल बी। इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी है, किसी भी बॉडी पर चार्ज कितना है, कितना दे रखा है चार्ज, जल्दी बोलो, जल्दी। चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज दे रखा है सर -80 माइक्रोकूलम, ठीक है। तुम जानते हो माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की घात -6 कूलम। माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। अब पूछा गया कि बताओ इस पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो मैं जानता हूं इलेक्ट्रॉन को, मुझे क्या टेंशन है, Q इजिकल टू क्या होता है सर, Ne। एन बराबर क्या हो गया, Q बटे E। सर Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, -80 गुणा 10 की घात -6 इंटू यही तो होगा। E की वैल्यू क्या होती है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। कैंसिल आउट, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 18 16, अच्छा 16 से काटो, कट जाएगा। हाँ 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, कितना बचा 50। जब ये ऊपर जाएगा तो ये 19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 19 में से देखो 19 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। अब 19 में से अगर 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, -13। क्या बचेगा, -13, सॉरी +13। क्या बचेगा, 10 की पावर +13। और भी लिखना चाहो तो 5 इंटू, देखो ये जीरो इधर कर दिया, इलेक्ट्रॉन। क्या आंसर आया, अरे यही तो आंसर आया। कितना आंसर आया, 5 इंटू 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसके साथ ही हम अभी और भी क्वेश्चंस करते जाएंगे इसके, ठीक है। इसके साथ अभी और क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, कूलम्ब्स लॉ की, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ की। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसमें कूलम्ब्स लॉ की। अब कूलम्ब्स लॉ पे हम लोग चलते हैं,
ये सब हो गया। देखो अगर तुमसे पूछा जाएगा, मान लो ये सब पूछा जाएगा तो तुम बता दोगे, सिंपल सी बात है। Q इक्वल टू क्या होता है सर, एन ही होता है। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एन ही हो जाएगा, सिंपल बात है। अब हम लोग बात करेंगे कूलाम्स लॉ। देखो यहाँ से बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शुभारंभ होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या होता है, स्टार्टिंग हो रही है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ बहुत अच्छे, सुंदर एकदम, कूलाम्स लॉ, ठीक है। कूलाम्स लॉ हर बच्चे को 12th में तो हर बच्चे को पता होता है, एक एक चीज़ पता होती है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो इसी में नहीं पता होती हैं, ठीक है। बस हाँ चलो अब देखो कूलाम्स लॉ की डेफिनेशन देख लो, ठीक है। कूलाम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन any two point charges is directly proportional to the product of the charges, directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज क्या है प्लस Q1 और एक चार्ज क्या है प्लस Q1, हाँ एक चार्ज क्या है प्लस Q2, क्या दोनों चार्ज क्या हैं समान हैं, और समान समान क्या करेंगे, समान समान क्या करेंगे, समान समान क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि रिपल्सन करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मैंने कहा इन दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या मान ली, r। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो बीच की दूरी मानी जाती है, डिस्टेंस, जो भी बीच की डिस्टेंस मानी जाती है, वो हमेशा कहाँ से ली जाती है, चार्ज इसके सेंटर से ली जाएगी, हमेशा और हमेशा चार्ज इसके सेंटर से ली जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखो, क्या फोर्स का फार्मूला क्या हो जाता है, यही तो तुम्हारा रटा हुआ होता है 12th में, सबको पता होता है क्या, F इक्वल टू क्या होता है सर, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, कहते सबको रटा हुआ होता है, कहते एक घन से, ठीक है, कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसी बच्चे से पूछो सबको पता होता है, सर अब मुझे बताओ K की वैल्यू क्या होती है, तो फटाफट बताता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू क्या होती है, तो बोलता है 9 × 10⁹ यूनिट नहीं पता होती है, ठीक है। तुम में से आधे बच्चों को यूनिट नहीं पता होगी, गारंटी है, और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, तरक्की कर रहे हो, ठीक है। हाँ तो यूनिट क्या होती है, देखो यूनिट कैसे निकालते हैं, यही तो के है बच्चों। अगर इस के में यूनिट निकालोगे तो देखो फोर्स की न्यूटन, इसकी मीटर स्क्वायर, और ये बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलाम यानी कि कूलाम स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गई तुम्हारी, ये आ गई तुम्हारी यूनिट, सही। अच्छा कुछ चीज़ें और चीज़ें देखो, अगर मैं इसमें ये कहूँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, क्या होती है, परमिटिविटी, ठीक है। अच्छा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, याद करो, एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, किसमें, फ्री स्पेस, ओफो फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में, फ्री स्पेस मतलब एयर में, ये ध्यान रखना, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में, वैक्यूम में या फिर एयर में, इसमें एयर में भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एयर में भी बोल दो। अब मुझे बताओ ये जो आंसर आया है यहाँ पर क्या लिया है तुमने, एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, अगर फोर्स यहाँ पर जो फोर्स था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, अगर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिया है तो इसका मतलब ये है तुमने किस में लिया है, वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में लिया है। फ्री स्पेस में अगर दो चार्जेस रखे हैं, ध्यान रखना, फ्री स्पेस में अगर दो चार्जेस रखे हैं और उनके बीच की दूरी क्या है, R, तो जो फोर्स का फार्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। याद रख लो, कभी गांठ बांध लो, किस में होगा, वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में या फिर एयर में, ऐसे कह दो, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये क्या, हम ये फोर्स, ये फार्मूला कहाँ पर है, ये फार्मूला है फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, सबसे अच्छा लिखो ऐसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
ठीक है, इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, ठीक है, इन फ्री स्पेस। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे कह दिया जाए, क्या कि अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए तुमसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम कितना होगा, क्या कह दिया जाए, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन मीडियम, किसी भी मीडियम में। अब मीडियम में कैसे, मान लो तुमने किसी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया, जहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, कोई मीडियम में रख दिया। कैसे मीडियम में, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया। और उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का जो कांस्टेंट है वो क्या है, के डैश मान लो, के डैश मान लो, ठीक है, या कुछ और मान लो, के डैश मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो जो तुम्हारी परमिटिविटी पहले एप्सिलॉन नॉट थी, अब यही परमिटिविटी, ध्यान रखना, यही परमिटिविटी अब क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू के डैश। जहां के डैश क्या है, के डैश क्या है, लिखो, के डैश क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये याद रखना, जहां के डैश क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हारा ये बन जाएगा। चलो ये तो बात सही है कि सर फोर्स तुम्हारा ये हो गया। अब देखो कैसे, मैंने कहा था अभी ये तुम्हारे चार्जेस ये किस में रखे हुए थे, वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में। अब तुम्हारे चार्जेस किस में रखे हुए हैं, मैंने कहा मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 एक है Q2, क्या दोनों पॉजिटिव हैं, हाँ सर, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव ये Q1 और ये क्या हो गया, Q2। लेकिन अगर ये किसी मीडियम में है, ध्यान रखना, अगर ये किसी मीडियम में है, किस में है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K डैश है, ठीक है। तो पहले जो फोर्स F लग रहा था, पहले जो फोर्स क्या लग रहा था, F, अब वो F ना लग के कितना लगेगा, F डैश, F ना लग के कितना लगेगा, F डैश, और जो F डैश होगा, F डैश क्या होगा, F डैश होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, नहीं, एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे है, जल्दी बोलो, फ्री स्पेस में, ठीक है। अब कहाँ आएगा, अब आएगा सिर्फ एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2/r², सही, Q1 Q2/r²। अब अगर एप्सिलॉन की वैल्यू रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू K डैश, और ये क्या हो गया, Q1 Q2/r²। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² किसके बराबर था, F के बराबर, और ये F फोर्स कहाँ पर था, फ्री स्पेस में, कहाँ पर था, फ्री स्पेस में, तो F डैश बराबर हो जाएगा F/K डैश, ये K डैश ही तो है, अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि अगर दो मीडियम फ्री स्पेस में हैं तो फोर्स F लग रहा है, और अगर वही चार्जेस किसी मीडियम में पहुंच जाएं तो फोर्स F/K डैश लगेगा, और K डैश क्या होगा, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उस मीडियम का क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू किसी मीडियम में जाने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फ्री स्पेस में क्या रहती है, फ्री स्पेस में तो ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा कूलाम्स लॉ था, ठीक है, कूलाम्स लॉ। अच्छा एक बात और बताओ, चलो कूलाम्स लॉ पे अगर अपन लोग चल ही रहे हैं तो एक बात और बताओ, मैंने तुमसे कहा देख लो ये बात 12th में नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है, 12th की ना तो मैं NCERT में ठीक से मिलनी है, ना कोई बताता है ढंग से जल्दी। मैंने तुमसे कहा कि मान लो एक चार्ज, सर जी एक चार्ज मेरा Q1 है और एक चार्ज मेरा Q2 है, मुझे बताओ ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये इधर जा रहा होगा, इधर फोर्स लग रहा होगा, एक इधर फोर्स लग रहा होगा, अरे बोलो यार, और दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर, दोनों फोर्स क्या लग रहे होंगे, बराबर लग रहे होंगे, ठीक है। तो अगर इन पर लगने वाला नेट फोर्स की बात आए,
दो चार्जेस पर लगने वाला नेट फोर्स की बात है, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। नेट फोर्स कितना होगा? 0। अरे इस पर क्या लग रहा है? इधर की ओर। इस पर किधर लग रहा है? इधर की ओर। तो नेट फोर्स इन दोनों ब्लॉकों, इन दोनों उन पर चार्जेस पर कितना है? 0। और क्या तुम्हें पता है फोर्स इजकल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। और अगर फोर्स 0 है, ध्यान करो, अगर फोर्स 0 है तो dp बटे dt, dt गया, देखो dt गया इधर, तो 0 dt बराबर dp। ठीक है, इसका मतलब ये, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं कुछ भी, तो मोमेंटम क्या रहेगा? p क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। मोमेंटम के एक प्रकार से क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, मोमेंटम देखो 0 की करेंगे तो मोमेंटम तुम्हारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी कि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? p इक्वल टू mb। अरे p इक्वल टू क्या होता है? mb। यही तो होता है। मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन कर दूं, छोटा सा क्वेश्चन। चलो छोटा सा क्वेश्चन कर दे रहा हूँ एक। ध्यान रखो ये चीज़ है, नेट फोर्स कितना है? 0। तो फोर्स क्या है? dp अपॉन dt। नेट फोर्स 0 हो गया तो dp अपॉन dt, तो इससे मोमेंटम तुम्हारा p क्या आ गया? कांस्टेंट। और p क्या? p इक्वल टू क्या होता है? mb। अगर p इक्वल टू mb होता है, ध्यान करो, देखो अगर p इक्वल टू बच्चों mb है, अब जैसे मैंने तुमसे कहा कि मान लो एक मेरे पास 10 कूलाम का चार्ज है और एक मेरे पास 5 कूलाम का चार्ज है। ठीक है, 10 कूलाम का और एक क्या है? 5 कूलाम का। मैं कहूँ अगर इधर वेलोसिटी, ठीक है, 5 कूलाम का, ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ तुमसे 10 कूलाम का जो चार्ज है वो है तुम्हारा 2 ग्राम, 2 ग्राम, और ये कह दिया मैंने कितना है? 4 ग्राम। ये 4 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, और ये कितना है? 4 ग्राम है, मासिस दे दिया। मैंने तुमसे कहा अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? भैया ये भी तो जा रहा होगा इधर, वो उधर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। तो मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, यानी कि पहले तो रुके हुए थे तो मोमेंटम क्या था? 0। अब उसका कितना है? 10, सॉरी मास कितना है? 4, वेलोसिटी कितनी है? 10। ठीक है, बच्चे कहेंगे सर पहले ग्राम को किस में चेंज करो? किलोग्राम में। तो लो किलोग्राम में चेंज कर लो, बाद में कटी जाएंगे, बाद में कट जाएंगे। अब सही है। अब वेलोसिटी कितनी है? 10। अब इधर वाले को प्लस मास कितना है? 2 ग्राम। 2 ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया? किलोग्राम में, इनटू वेलोसिटी, लेकिन किस में आएगी? माइनस में। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस में क्यों आएगी? डायरेक्शन अपोजिट है। उधर वाली को प्लस लिया तो इधर वाली को क्या लोगे? माइनस। इधर ले आओ तो 2 गुणा 10 की घात 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू बी इजकल टू 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10, -3 से -3, 2 से काटा तो कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। सही है, यह चीज़ है। ठीक, तो मोमेंटम भी क्या रहता है? इसमें कंजर्व रहता है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं अगले क्वेश्चंस बताऊँ तुम्हें। देखो अगले एक चीज़ ज़रा समझो बात को। मैंने तुमसे कहा कि मान लो एक चार्जेस तुम्हारा प्लस क्यू ये लग रहा था, एक प्लस क्यू यू लग रहा था, माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया, तो फोर्स इस पर किधर लगता है? इधर ही तो फोर्स लगेगा। अरे एक इधर और एक इधर। तो ध्यान रखना, जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा दो चार्जेस को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन जो लाइन है उस पर ही लगते हैं फोर्स। देखो ये तो कॉम्बिनेशन लाइन है दोनों की, ये तो फोर्स इधर ही लगेंगे। ये नहीं सर फोर्स इधर लग गया कि इधर लग गया कि इधर लग गया, इधर नहीं, किस पे? इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन यही है, तो इसी पर फोर्स लगेंगे, इसी पर। ठीक है, इसी पर फोर्स लगेंगे, यानी कि फोर्स इधर लगेगा और क्या लगेगा? एक फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, चलो सही है। अब मैं और बात करता हूँ इसकी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी जो हम लोगों को बेसिकली 12th में नहीं बताई जाती, जैसे मोमेंटम वाली चीज़ें नहीं बताई जाती हैं या मीडियम वाली चीज़ें बेसिकली नहीं बताई जाती हैं। ठीक है, सही। अब हम लोग बात करेंगे तुम्हारी, अब हम लोग अगले इसी में बात करते हैं। हमने तुमसे कहा ये तो मोमेंटम की बात हो ही चल रही थी। हमने तुमसे कहा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ। सर ये क्या, देखो एक चीज इसमें भी देखो गौर करने वाली होता है, सही बता रहा हूँ, ढंग से देख लो, भूलोगे नहीं। खल्लास फिजिक्स, कुछ रखा थोड़ी नहीं है। देखो मैंने कहा चार्ज Q1 और चार्ज Q2, फोर्स कहाँ लगेगा, हमेशा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही लगेगा। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, रेखा, अरे लाइन ऑफ, लाइन, रेखा, तो में से कोई लाइन तो नहीं है, ठीक है, हाँ कोई लाइन हो देखो तो बुरा मत मानना, लाइन मतलब रेखा, ठीक है, हाँ हाँ। देखो ये Q1 और ये क्या है Q2, इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो इधर ही तो है, सही है, इस पर इधर है, दोनों के बीच की दूरी r है, क्या है r, सही है। अब देखो ये देखो ये क्या है Q1, क्या है Q1, तो F किस पर लग रहा है फोर्स, 1 पर, किसके कारण लग रहा है 2 के, तो F12, समझ में आया। यहां पर देखो किस पर लग रहा है, किस पर लग रहा है फोर्स 2 पर, किसके कारण लग रहा है 1 के, 2 1 नहीं पल्ले बड़ा, सही है। देखो यहां पर किस पर फोर्स लग रहा है 1 पर, किस पर लग रहा है 1 पर, किसके कारण 2 के कारण, तो F12। यहां किस पर फोर्स लग रहा है 2 पर, किसके कारण 1 के कारण, तो क्या लिखोगे F21, जिस पर लगता है वो पहले, जिसके कारण लगता है वो बाद में, ठीक है। ऐसे तुम्हारे फोर्स आ गए। अब अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स का फार्मूला है क्या, F12, फोर्स का फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, बटे R स्क्वायर। अब देखो अगर मैं R कहूँ तो यहाँ पर F12 है, 12 है, तो इसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस, ये हो जाएगी R12 का होल स्क्वायर, R12 का होल स्क्वायर। अब ये कैसी फॉर्म है, वेक्टर। देखो वेक्टर अगर है तो डायरेक्शन तो होगी ही होगी, अगर वेक्टर है तो 100% डायरेक्शन तो होगी होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, अब देखो ये 12। सर ये क्या होता है, ये बच्चों यूनिट एंड वेक्टर वाला जो चैप्टर है उसमें है, और ये क्या होता है, ये एक तुम्हारा यूनिट वेक्टर होता है। R12 क्या है तुम्हारा यूनिट वेक्टर, ध्यान रखना, R12 क्या है तुम्हारा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, R12 वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और याद रखना कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, विच इज इक्वल टू 1, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, कैसे, R12 वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। उठा के ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख नहीं रहा है, दूसरा मार्कर ले, ठीक है। देखो अब Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, R12 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ 12, ठीक है। इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो, तो क्या आएगा, तो आएगा तुम्हारा F12 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 की पावर, देखो 2 यहाँ है 1 यहाँ है, क्या हो गया 3 × 12, ठीक है, ये फोर्स आ गया, ठीक, ये क्या आ गया फोर्स। और इसे वेक्टर फॉर्म को और कन्वर्ट करना चाहो तो ध्यान रखना कैसे, F12 को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, R12 को लिख सकता हूँ R1 माइनस R2 की पावर 3, और उसे लिख सकता हूँ R1 माइनस R2, इस टाइप से लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है। इसे क्या लिख सकता हूँ R1 माइनस R2, ठीक है। ऐसे ही F12 की जगह अगर तुम F21 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q21 है तो
Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1। देखो यहाँ पर 2 1 है तो R2 माइनस R1 की पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बस इतना याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। और बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हम लोगों को पता होती है, क्या पता होती है कि F12 वेक्टर इज ऑलवेज माइनस F21 वेक्टर। ये दोनों फोर्सेस तो बराबर हैं लेकिन माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, कि इन दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, अपोजिट। एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है, ठीक है। और अगर यहीं पर इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूँगा तो मैग्नीट्यूड बच्चों याद रखना हमेशा और हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमेशा और हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतने ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे बहुत सारे। लेक्चर वाइज लेक्चर चलते रहो मेरे साथ में। फिजिक्स 100% 12th लेवल बहुत अच्छी, IIT JEE और नीट, IIT JEE और नीट के लिए बहुत अच्छी फिजिक्स हो जाएगी। ओके, थैंक यू बच्चों।